चपाटी। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं विच इज़ RH ग्रुपिंग। और इसके बाद ना मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम एक बार सम अप कर लेंगे, या फिर इस वीडियो में कर लेंगे, देखती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। RH ग्रुपिंग जो हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं ना, वही बेसिकली मतलब होता है। बेसिकली RH ग्रुपिंग का मतलब वही है। देखो मैं समझाती हूँ। कोई भी चीज़ होती है तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, नहीं होती तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सच बताऊँ ना, मैं एक बात, मेरे को ना सच में कोरोना के टाइम पे ही ज़्यादा चीज़ें समझ आई थी अच्छे से। जब बोलते थे ना कि टेस्ट नेगेटिव आया इसका मतलब कोरोना नहीं है, टेस्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब कोरोना है, तो मेरे को पता है तब जाके चीज़ें और क्लैरिटी हुई। भाई ठीक है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव मुझे पता था। और RH वाला फैक्टर देखो भाई, हम जब 10th क्लास में थे ना तब जाके कोरोना हिट किया था, मतलब बहुत कम आया था। और RH के बाद में तो मैंने 11th में, इनफैक्ट मैं अगर मैं बोलूँ तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा, हर चीज़ को। इसमें 12th में ही मेरे को क्लियर हो गया था, 11th में इतना आइडिया नहीं था चीज़ों का, इतना मतलब ठीक है ना, इतना सीरियसली नहीं पड़ा था अभी। लेकिन मेन टॉपिक पे आते हैं, RH ग्रुपिंग पर। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझ जाओ। पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट है, नेगेटिव मतलब नहीं है, ठीक है। तो सुनो, अगर मैं RH ग्रुपिंग की बात करती हूँ, एक और एंटीजन, और ये सेम एंटीजन ये वाला भी RBC के सरफेस पे ही होता है। वट एवर द एंटीजन्स, वो RBC के सरफेस पे होते हैं और एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के सरफेस, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है। तो RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट ऑन द, जो रीसस मंकी में होता था ना, वही बेसिकली सिमिलर है उससे, जो हमारे RBC के सरफेस में हो जाए। मेजॉरिटी नियरली 80% में आप देखते हो। देखो और नेगेटिव आप कम सुनते होगे, लेकिन पॉजिटिव आप सबका सुनते होगे। और जैसे मेरी फैमिली में अगर मैं अपने भाई बहनों सबका बोलूँ तो मेरा B पॉजिटिव है, और कुछ मेरे भाई बहन हैं जिनका O पॉजिटिव है ना। मेरी एक फ्रेंड है उसका भी O पॉजिटिव है। सो इन दैट पर्पस मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स के सरफेस पे RBC के एंटीजन प्रेजेंट होता है RH, उसे हम RH पॉजिटिव यानी ऐसे डिनोट करते हैं, और जिनमें नहीं होता उसको हम नेगेटिव डिनोट करते हैं। अब सुनो, RH नेगेटिव पर्सन इफ़ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव। मेरे को एक बात बताओ, कहीं पे ना कोई देखो, RH पॉजिटिव का मतलब उस चीज़ का प्रेजेंट होना, RH नेगेटिव उस चीज़ से प्रेजेंट मत होना। मान लो आप कहीं, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन पर्टिकुलर टाइप के आपके क्वेश्चन ना आपने प्रैक्टिस नहीं करे हैं। टाइप होता है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वो वैरायटी आपने प्रैक्टिस नहीं करी। अगर वो वैरायटी आ जाए तो आप नहीं कर पाओगे ना, फंस जाओगे ना, आपके लिए बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो मेरे कहने का पर्पस भी यही है भाई, अगर एक RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव से एक्सपोज कराएंगे तो उसको अफेक्ट करेगा। तो RH नेगेटिव पर्सन को अगर एक्सपोज कराए, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट, ठीक है। तो ऑब्वियस है ना, उसको अफेक्ट कर रहा है तभी तो एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। Therefore RH ग्रुप शुड बी ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसलिए O पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, या वट एवर इट इज़, हमें वो ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ही पता होना चाहिए। RH देखो सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊँ ना, O नेगेटिव होता है, ठीक है। O नेगेटिव क्यों, ये सभी को दे सकता है, और नेगेटिव है तो बेसिकली मतलब एक तरह से, पता है मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि O नेगेटिव यानी इसके पास बेसिकली कोई भी एंटीजन नहीं है। O पहले मतलब, नेगेटिव का मतलब इसके पास RH एंटीजन भी नहीं है, बिल्कुल प्योर है। RBC के सरफेस पे ना A है ना B है, और ना ही RH एंटीजन है। समझ गए, बिल्कुल इजी हो जाएगा भाई। केस मेरे मॉक टेस्ट में ना क्वेश्चंस थे, इतने इजीली मिलेगा नहीं, बट हाँ मेरे को जैसे जैसे चीज़ें मिलेंगी ना, मैं क्वेश्चंस पोस्ट करूँगी। लेकिन हाँ, अभी मैं क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर रही हूँ, और ना मैं अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद करवाऊँगी, ठीक है। एक बार चीज़ें हो जाएं तो क्वेश्चंस करने का एक अलग मज़ा होता है, बस बाकी साथ 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 रिवाइज करते रहो। वेयर वी आर अ स्पेशल केस, भाई ये वाला केस सीरियसली यही है जिसने मुझे अच्छे से चीज़ें समझाई थी। एक स्पेशल केस होता है RH इनकम्पैरिटी, यानी कि मिसमैच हो जाने का, हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड है प्रेग्नेंट मम्मी का, मतलब मदर, पॉजिटिव फीटस का है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात।
RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव फर्स्ट प्रेगनेंसी में एज टू ब्लड जो है वो प्लेसेंटा से सेपरेट होते हैं, ठीक है, एंटीजन्स का मतलब है, ठीक है। लेकिन IgG जो होता है ना, आपने एक इम्यूनोग्लोबिन सुना होगा, वो प्लेसेंटा से पास कर जाता है, IgG, ठीक है, इसकी हम बात नहीं कर रहे, ये नहीं करता, ओके। हाँ, however during delivery of the first child there is possibility of exposure of this to small amounts, हो सकता है भाई जब डिलीवरी हो रही हो उस केस में है कि भाई एक्सपोज कर जाए। एक मिनट रुको, इट्स नॉट वर्किंग, ओ समझ गई, ठीक है, हाँ ओके, जब डिलीवरी हो रही हो तब एक्सपोज कर जाए, और इतना आप समझते हो, ठीक है। बाकी इन सच केसेस मम्मा के उससे मिक्स हो गया तो मम्मा की जो बॉडी है वो नेगेटिव है, तो उसमें पॉजिटिव वाला आ गया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गए हैं मम्मा की बॉडी में। इन केस हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर जो है, जो RH नेगेटिव है वो लीक करके RH पॉजिटिव में जा, भाई उन दोनों का न्यूट्रिशन शेयर होता है ना, तो मम्मा की बॉडी में नेगेटिव वाले हैं, उनको खिलाफ एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में बन गई RH पॉजिटिव के खिलाफ, पहले नहीं थी, जैसे एक्सपोज हुआ तो हो गई भाई। वट एवर दैट, आपको जब तक उस प्रॉब्लम का फेस नहीं करते आपको समझ नहीं आता भाई कैसे करना है काम, कैसे नहीं करना है ना। एक एक्सपीरियंस भी वही चीज़ होती है ना, तो जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो वैसे ही एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में बन गई, अब अगर RH पॉजिटिव बेबी आता है, फीटस आता है, तो वो फीटल RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड दिस कुड बी फैटल टू द फीटस को भी, और बेसिकली हो सकता है भाई, हो सकता है बेबी मर भी जाए या फिर बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाए, जैसे कि सीवियर एनीमिया या जॉन्डिस हो जाए बेबी को, और बहुत छोटे फीटस को ये सब होना मतलब उसकी हेल्थ से बहुत डेंजरस है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। सो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द NTRH, सुनना ध्यान से, थप्पड़ मारूंगी नहीं तो, देखो सुनो, NTRH एंटीबॉडीज, क्या बोला मैंने, RH एंटीबॉडीज नहीं, NTRH एंटीबॉडीज, इसका मतलब समझो। देखो एंटीबॉडीज तो उसके खिलाफ बनती हैं, ठीक है, बाकी हमें क्या करना है, RH पॉजिटिव के खिलाफ बनी है ना उसमें एंटीबॉडीज, तो यानी कि उसके खिलाफ बनी है RH एंटीजन के, यानी कि NTRH एंटीबॉडीज, ठीक है। अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग, एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने ये डाल रहे हैं टू द मदर इमिडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड ही, ताकि ऐसा कुछ केस ही ना बने। भाई ऐसा थोड़ा पता चल जाता है कि भाई फीटस कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ऐसे नहीं पता चलता, इतना ईजिली कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीरियसली। अच्छा ये कितना है ये वाला, ओके, देखो 15.2 है यहाँ पे, यानी 15.1.4 यहाँ पे है। तो इसके बाद ना मैं क्वेश्चंस पोस्ट नहीं करूँगी या वीडियो बना दूँगी, दोनों में से क्या करना चाहिए मुझे बताना। बाकी अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं खुद ही सोच लूँगी भाई क्या बेस्ट होगा, ठीक है। बाकी आई थिंक समझ आ गया। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं सब कुछ, मुझे सारी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर कर देना, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लियर करती हूँ चीज़ों को, वेट, हम्म, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ ध्यान से समझने की बस कोशिश करना, ओके। सुनो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्लड, जो भी कलर हो रहा है वैसे मैं दूसरा कलर सोच रही थी, ये कौन सा कलर आ गया, ओके ओके ठीक है। ब्लड, बिल्कुल बिल्कुल छोटा छोटा रिकैप दूंगी, ठीक है। ब्लड में ना 45% जो होते हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, और 55% जो होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, जल्दी बताओ, प्लाज्मा, ठीक है। इस प्लाज्मा में ही बेसिकली बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, जैसे 3 मेजर प्रोटीन्स। चलो उससे पहले अगर मैं प्लाज्मा को 100% मानती हूँ तो इसमें से 90 से 92% बेसिकली वाटर होता है, मैं लिख देती हूँ 90 से 92% जो होता है ना
इसमें पानी होता है, 6 से 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। और बेसिकली अगर मैं 3 मेजर प्रोटीन्स की बात करूँ तो फाइब्रोनेजेंस, ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स होता है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ग्लोबुलिन्स होता है डिफेंस के लिए, और फिब्रिनोजेंस होता है क्लॉटिंग और कोआगुलेशन में इन्वॉल्व। ठीक है, बहुत अच्छे से। बाकी इसमें बहुत सारे आयंस भी होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब भी होते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा मैंने ये तो क्लियर कर दिया। और कुछ भी था क्या? हाँ, बेसिकली प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है ना तो वो सीरम कहलाएगा। ठीक है, बाकी ये सब तो क्लियर है। ठीक है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमने बताया 45% हमारे पास होता है, जिसमें अगर मैं बात करूँ, पहला अगर मैं आरबीसी की बात करती हूँ तो आरबीसी की ना हमारे पास, एक मिनट रुकना, आरबीसी हमारे पास 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होता है पर मिलीमीटर क्यूब। रेड बोन मैरो उसको करते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकनकेव शेप का होता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हीमोग्लोबिन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जिस वजह से रेड कलर जो आयरन कंटेनिंग है ना, वो इस वजह से आता है। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। उसके बाद ये स्प्लीन यानी जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, बेसिकली वो 6000 से 8000 ही होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसका कलर रेड नहीं होता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ये ग्रेनोसाइट और ए ग्रेनोसाइट होते हैं। ग्रेनोसाइट में हमारे पास एसिड बेस न्यूट्रल, इसका मतलब समझ जाओगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मेरे पास होते हैं 60-65%, ये 2 से 3%, ये 0.5 से 1% होते हैं हमारे पास बेसिकली। और जो बेसोफिल्स होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। सेरोटोनिन, हेपरिन, हिस्टामिन सिक्रीट करता है। ये इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। कौन? इसिनोफिल। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होता है वो हमारे पास कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। 6 से 8% होता है। पैगोसाइट यानी जो फॉरेन एंटीबॉडीज होती है उन्हें मारने में काम करता है। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है बेसिकली। हाँ, यस, देखो ये रहा। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है बेसिकली। प्लेटलेट्स एक और हमारे पास होते हैं, थ्रोम्बोसाइट अलग, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ऐसे होता है। मेगा कार्डियो स्पेशल सेल्स बोन मैरो वो डालते हैं। 1.5 से 3.5 लाख इनका होता है। और बेसिकली क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर इनकी नंबर में कमी आ जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड फ्लो हो जाता है। बाकी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच हमने समझा दिया है। ठीक है, ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। और ये दोनों ही जो एंटीजेंस हैं वो आरबीसी पे इन्वॉल्व, आरबीसी के सरफेस पे हैं। ठीक है, और ये टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और बाकी जो ओ होता है ना वो यूनिवर्सल डोनर है, और जो ए बी है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि भाई यूनिवर्सल डोनर के रिस्पेक्ट में ना, वैसे तो हमने ओ बोला है, लेकिन कहीं कहीं पे ना लोग ओ नेगेटिव को भी बोलते हैं कि भाई ओ नेगेटिव है। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि ओ नेगेटिव मैंने अभी समझा है कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और इसके पास देखो कोई भी एंटीजन नहीं है, ना आर एच वाला और ना ए बी है इसके पास। और ए बी की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे ले सकता है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, क्योंकि इसके पास ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो इसे ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ठीक है, और ए बी पॉजिटिव, आर एच एंटीजन भी इसे दे सकता है। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई है। बाकी तो एक टॉपिक हमारा बचा है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, वो हम करेंगे। उसे करने के बाद बाकी मैं पोस्ट कर दूँगी, और उसके करने के बाद मैं क्वेश्चंस पोस्ट नहीं करूँगी तो वीडियो डाल दूँगी क्वेश्चंस की। ठीक है, उसके बाद तो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं टॉपिक। 3 ओके, यहाँ तक का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर इसके बाद थोड़ा सिंपल है, ये सब तो सिंपल चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आई थिंक। चलो फिर टाटा, बाय बाय, सी यू सीन। और अपना सब ध्यान रखना और बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना। आई सीरियसली बिलीव कि बायोलॉजी को रिपीट करने से चीज़ें बहुत अच्छे से। भाई अगर आपको नोट्स बनाने का शौक है तो बनाओ, मुझे इतना शौक नहीं है नोट्स बनाने का। मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ती थी अपने टाइम पे। और सीरियसली तुम मानो ना मानो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी ना, मेरे को
एक नया लिंक समझ आता था, एक नई चीज़ें समझ आती थी जो मुझे मिस हो जाती थी हर वक्त। और जब मैं अपने मॉक टेस्ट करती थी तब मुझे लगता था पता नहीं एनसीईआरटी में था कि नहीं सब। मुझे मॉक टेस्ट में उस चीज़ को मैं छोड़ देती थी, उस क्वेश्चन को, या मेरे से वो गलत हो जाता, फिर मैं आके एनसीईआरटी में देखती थी ना, तो भाई मुझे वो एग्जैक्ट दिखता था। थैंक्स टू एन के शर्मा सर कि भाई इतना उन्होंने मतलब इतना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाते थे, इतने प्रिसाइज होते थे चीज़ें, बिल्कुल डिटो एनसीईआरटी से चीज़ें होती थी, कुछ बाहर से नहीं होता था। एंड सीरियसली से कि भाई अगर मैं वो चीज़ नोट्स बनाने में लगती तो भाई, अगर आप नोट्स बनाते हो ना, मैं क्या मानती हूँ एक चीज़, भाई वो तुम्हारे ऊपर है, ऑफेंड मत हो जाना मेरे बात पे, पर इतना है कि अगर हम नोट्स बनाते हैं ना, तो मैं जितना फील करती हूँ कि वहाँ पे ना एक लिंक की कमी हो जाती है। भाई नोट्स बनाते हो भाई, मुझे सीरियसली बोलूँ तो मुझे पसंद नहीं नोट्स। स्कूल में बनाती थी टाइम पास के लिए, भाई फिज़िक्स और केमिस्ट्री, सॉरी माफ़ करने ना, बट हाँ फिज़िक्स केमिस्ट्री का ठीक है, नोट्स इज़ वेरी वेल, उनके लिए तो चाहिए ही चाहिए, नोट्स के बिना काम नहीं होगा। पर इन बायोलॉजी आई बिलीव कि एनसीईआरटी के बिना काम नहीं होगा। नोट्स के बिना काम चल सकता है, बट एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चल सकता। और यही चीज़ फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए होती है भाई। भाई हर चीज़ का अलग अलग मोटिव होता है ना। सो आई से कि भाई अगर आपको अगर आदत पड़ चुकी है तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं क्या मानती हूँ कि भाई अगर नोट्स बनाओगे ना, तो वहाँ पे आपको चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा। उससे बेटर है बुक में पढ़ लो यार, बुक में चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो। और पता है, अगर मैं ह्यूमन फ्यूचर की बात करूँ तो वो 6 चैप्टर, जैसे 6 चैप्टर थे इस बार तो नीट के इसमें, तो इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना, पढ़ते आपको एक कहानी की तरह लगेंगे 6 के 6। मतलब मैं ऐसे पढ़ती थी ना, मेरे माइंड में सारा ऐसे आ जाता था। होता है ना कभी कभी एक ही क्वेश्चन ना 4-5 चैप्टर से लिंक हो जाता है, और वैसा इनके शर्मा सर करते भी थे। और जब मैं बुक पढ़ती थी ना, तो मेरे को भी ऐसे ही होता था, जब मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ तो मेरे माइंड में इस चैप्टर में क्या हो रहा है वो आ रहा है, वो आ रहा है, और ऐसा सीरियसली होता है। तो आई सीरियसली बिलीव कि एनसीईआरटी इज़ मस्ट टू रीड। नोट्स हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तो मैंने नोट्स को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी है, इतनी बायो में स्पेशली। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितना हो सके, बट हाँ रिवाइज भी होने चाहिए क्वेश्चन, ये नहीं आगे बढ़ते जा रहे, और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करना, ऐसे आगे भाग मत जाना। क्योंकि मैं भी सीरियसली, वैसे तो फिज़िक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, पर मेरे को उससे बहुत हेट थी, तो मैंने धीरे धीरे उसे लव करना जब चालू किया ना, तब मुझे समझ आया कि फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसका कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। हर चीज़ ट्रू होती है, बस तुम्हें ना उस तरीके के उस वे को पढ़ने का मोटिव अच्छे से समझ आना चाहिए, कैसे पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे। भाई मैं फ़िज़िक्स से इतना प्यार तो नहीं करती, फ़िज़िक्स लवर्स की तरह तो मैं नहीं हूँ भाई, मेरी फ़िज़िक्स ना इतनी बहुत अच्छी है, लेकिन बेटर हो गई है पहले से, बहुत बेटर हो गई है। एंड आई सीरियसली बिलीव कि फ़िज़िक्स करने से आती है, उसे छोड़ने से नहीं। तो प्लीज़ करो, सीख जाओगे, ठीक है, हर चीज़ की कीमत समझ आ जाती है। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर जर्नी।